बच्चों नमस्कार। आज इस वीडियो में हम अपना क्लास 8th का हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले दो वीडियो में मैं इस चैप्टर के पहले के जो टॉपिक्स हैं उन्हें डिस्कस कर चुका हूं और जैसा कि उन वीडियोस में मैंने ये बताया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से इंडिया में आई और उसने किस तरीके से धीरे धीरे इंडिया के भारत के रूलिंग सिस्टम में अपना इंटरवेंशन करना शुरू किया। हमने पहले इसमें पढ़ा था कि बंगाल की जो दीवानी है या बंगाल का जो राइट था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया था और कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे या जो अधिकारी थे वो धीरे धीरे अथॉरिटी को, पावर को अपने कंट्रोल में लेने लग गए थे। अब इसी में हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं कि कंपनी ऑफिशियल बिकेम नवाब। कंपनी ऑफिशियल बिकेम नवाब्स। व्हाट डिड इट मीन टू बी नवाब्स? इट मीन ऑफ कोर्स दैट द कंपनी एक्वायर्ड मोर पावर एंड अथॉरिटी, but it also meant something else. Each company servant began to have visions of living like nawabs. अब जो कंपनी के ऑफिसर्स थे या जो सर्वेंट थे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी थी, इसलिए इस कंपनी में जो भी एम्प्लॉय थे वो एक कंपनी के लिए ही काम करते थे, वो कंपनी के सर्वेंट थे। लेकिन जब उनको कई तरह के राइट्स मिल गए तो वो एक तरीके से नवाबों की तरह जीने लग गए। तो एक वर्ड हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं नवाब का। दैट मीन्स कि कंपनी के जो सर्वेंट थे वो काफ़ी रॉयल लाइफ जो है वो जीने लगे। अब हम यहाँ इसको कंटिन्यू करते हैं कि आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी द एक्चुअल नवाब्स ऑफ बंगाल वर फोर्स्ड टू गिव लैंड एंड वास्ट सम्स ऑफ मनी एज पर्सनल गिफ्ट्स टू कंपनी ऑफिशियल्स। और हुआ ये कि जो प्लासी का बैटल हुआ जिसमें कि बंगाल के नवाबों की हार हो गई थी, तो उन्होंने, अब वो जो एक्चुअल नवाब थे वो बंगाल के क्या थे, एक्चुअल नवाब थे, लेकिन अब उनको अपनी लैंड और अपनी पावर और बहुत सारा पैसा जो है वो गिफ्ट के तौर पर कंपनी के ऑफिशियल्स को देना पड़ा। रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ अमेज्ड अ फॉर्चून इन इंडिया। और जो कंपनी का एक अधिकारी था रॉबर्ट क्लाइव जो था, उस रॉबर्ट क्लाइव ने हिमसेल्फ अमेज्ड अ फॉर्चून इन इंडिया, मतलब कि फॉर्चून से यहाँ पर मतलब है कि इस रॉबर्ट क्लाइव ने बहुत सारी एसेट, संपत्ति या वेल्थ जो है वो यहाँ पर उसने कमा ली। ही हैड कम टू मद्रास नाउ चेन्नई फ्रॉम इंग्लैंड इन 1743 में वो मद्रास आया एट द एज ऑफ 18 साल की उम्र में। देखिए रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड से इंडिया में आया केवल 18 साल की उम्र में। And when in 1716 he left India, his Indian fortune worth rupees 401,102 pound, यानी कि लगभग 4 लाख के पौंड के करीब उसकी पूरी संपत्ति या उसकी वेल्थ थी। इंटरेस्टिंगली when he was appointed governor of Bengal in 1764, he was asked to remove corruption in company administration, but he was himself क्रॉस एग्जामिन्ड इन 1772। और जब वो बंगाल का नवाब बना 1764 में या गवर्नर बना बंगाल का, तो उसको ये कहा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी में जो करप्शन हो गया है, जो ऑफिशियल्स कई तरह की ब्राइब लेते हैं या करप्शन करते हैं, उस करप्शन को वो कम करे। लेकिन उसके खुद के ऊपर ही करप्शन का एक आरोप लगा और उसको ही हैज़ बिन क्रॉस एग्जामिन्ड इन 1772 बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट विच वाज सस्पिशियस ऑफ हिज वास्ट वेल्थ। और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये जो उसके ऊपर आरोप लगाया वो इसलिए लगाया या वो सस्पेक्ट हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि उसके पास बहुत सारा धन, वेल्थ जो है वो इकट्ठी हो गई थी। आल्दो ही वाज एक्विटेड, हालांकि वो बरी हो गया और लास्ट में ही कमिटेड सुसाइड इन 1774 में उसने सुसाइड कर ली। आगे देखेंगे कि However, not all company officials succeeded in making money like Clive. Many died an early death in India due to disease and war, and it would not be right to regard all of them as corrupt and dishonest. अब जिस तरीके से रॉबर्ट क्लाइव ने पैसा कमाया, ज़रूरी नहीं है कि सारे ऑफिसर्स जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के थे
उन्होंने वो पैसा कमाया। बहुत सारों ने नहीं भी कमाया और कईयों की अर्ली डेथ हो गई, बीमारी हो गई। मैनी ऑफ देम केम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड्स, बहुत सारे एक सही बैकग्राउंड से आए थे, अच्छी फैमिलीज से आए थे। एंड देयर अपर मोस्ट डिज़ायर वाज टू अर्न एनफ इन इंडिया, रिटर्न टू ब्रिटेन एंड लीड अ कंफर्टेबल लाइफ। कि वो बहुत सारे जो ऑफिसर्स थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो इंडिया सिर्फ इसलिए आना चाहते थे ताकि वो यहाँ से बहुत सारा धन कमा सके, पैसा कमा सके और वापस ब्रिटेन जाकर के एक आराम की लाइफ वो जी सके। दोज हु मैनेज टू रिटर्न विद वेल्थ लेड फ्लैशी लाइफ्स एंड फ्लॉन्टेड देयर रिचेज, दे वर कॉल्ड नवाब्स। और जो यहाँ से बहुत पैसा कमा करके ब्रिटेन जाते थे या जो इंडिया में रह कर के ईस्ट इंडिया कंपनी के जिन ऑफिसर्स ने बहुत सारा पैसा कमाया, उन्हीं को एक टाइटल दिया गया और उस टाइटल को हम कह रहे हैं नवाब। वही नवाब का ही एक क्या हो गया, अंग्रेजी या इंग्लिश वर्जन एक तरह से हम कहेंगे, जिसको हम कहेंगे नवाब्स। एन एंग्लिसिस्ट वर्जन ऑफ द इंडियन वर्ड नवाब। They were often seen as upstarts and social climbers in British society and were ridiculed or made fun of the plays and cartoons. That means कि ब्रिटेन में उनकी जो सोसाइटी के अंदर जो उनका एक तरह से हम कह सकते हैं कि स्टेटस था वो ऊंचा हो गया और वो काफ़ी ऊपर ब्रिटेन की सोसाइटी में माने जाने लगे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर टॉपिक जो है वो है कंपनी रूल एक्सपेंस। अभी तक जो हमने बात करी कि प्लासी की लड़ाई के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने दीवानी हासिल कर ली, एक तरीके से पूरे बंगाल को अपने कंट्रोल में कर लिया। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी केवल यही नहीं रुकी, केवल बंगाल तक ही वो मतलब सेटिस्फाई नहीं रहे, उन्होंने बंगाल से आगे अपना जो रूलिंग सिस्टम है उसको और ज़्यादा एक्सपेंड किया। If we analyze the process of annexation of Indian states by the East India Company from 1757 to 1857, certain key aspects emerge. The company rarely launched a direct military attack on an unknown territory. Instead, it used a variety of political, economic, and diplomatic methods to extend its influence before annexing an Indian kingdom. That means कि कंपनी ने जो इंडियन किंगडम्स को अपने कंट्रोल में किया, उसको कंट्रोल में करने के लिए उन्होंने बहुत कम डायरेक्ट मिलिट्री अटैक जो है वो किया है। मिलिट्री अटैक उन्होंने कम किया, यानी कि लड़ाइयाँ कम लड़ी, बजाय उसके उन्होंने कई तरह के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक मेथड्स जो है वो यूज़ किया। कई तरह तरह की पॉलिसीज़ उन्होंने बनाई, नई तरह की पॉलिसी वो लेके आए, राजाओं को एक दूसरे लड़ाए। हमें जानते हैं कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ब्रिटिशर्स की थी, तो उस पॉलिसी पे काम करते हुए उन्होंने इंडिया का एक बहुत बड़ा जो पार्ट है उसको अपने कंट्रोल में कर लिया। एक लड़ाई हुई, बैटल हुआ बक्सर में, कि आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर 1764 द कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंट्स इन इंडियन स्टेट्स। फिर कंपनी ने क्या किया, इंडियन स्टेट्स में अपने रेजिडेंट बनाना शुरू किया। They were political or commercial agents and their job was to serve and further the interest of the company. और हर स्टेट में इस तरह के एजेंट उन्होंने अपने लगा दिए और इन एजेंट्स का जो काम था वो यही था कि वो कंपनी के इंटरेस्ट को बढ़ाएंगे उन स्टेट्स के अंदर। थ्रू द रेजिडेंट्स और एजेंट द कंपनी ऑफिशियल बिगेन इंटरफियरिंग इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ इंडियन स्टेट्स। और धीरे धीरे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स थे, इन एजेंट्स के माध्यम से, इन एजेंट्स के थ्रू दे हैव स्टार्टेड टू इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर्स, इंटरनल मैटर्स ऑफ इंडियन स्टेट। यानी कि इंडियन जो किंग्स थे, भारतीय जो राजा थे या यहाँ के जो स्टेट्स थे, उनके इंटरनल मैटर में भी उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। दे ट्राइड टू डिसाइड हु वाज टू बी सक्सेसर टू द थ्रोन। यहाँ तक कि उन्होंने ये तक भी डिसाइड करना उन्होंने शुरू कर दिया कि एक किंग के बाद, एक राजा के बाद कौन उसका नेक्स्ट जो है सक्सेसर होगा, यानी कि अगला राजा कौन बनेगा। एंड हु वाज टू बी अपॉइंटेड इन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, कि जो राजा के खास हम कह सकते हैं मिनिस्टर है या उसका जो कमांडर है, सोल्जर है, वो कौन बनेगा, ये सब भी ये ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल डिसाइड करने लग गए। समटाइम्स द कंपनी
फोर्स द स्टेट्स इनटू अ सब्सिडरी अलायंस, और कभी कभी जो कंपनी थी उसने सब्सिडरी अलायंस के लिए भी स्टेट्स को फोर्स किया। देखो बच्चों, ये जो सब्सिडरी अलायंस है इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ दिस अलायंस, इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेज, दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी, but but had to pay the subsidiary force, but had to pay the subsidiary force that the company was supposed to maintain for the purpose of this protection. If the Indian rulers failed to make the payment, then part of their territory was taken away as a penalty. अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राजाओं का, यानी कि जो इंडियन किंग्स थे या इंडियन जो स्टेट्स थे, उनके स्टेट को, उनकी टेरिटरी को अपने कंट्रोल में लाने के लिए एक पॉलिसी वो लेके आए, और उस पॉलिसी का नाम था सब्सिडरी अलायंस। अब ये सब्सिडरी अलायंस का मतलब ये था, अलायंस का मतलब होता है एक तरह की संधि, हम जिसे कहते हैं, एक तरह का एग्रीमेंट होता है। जो ये एग्रीमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडियन स्टेट्स के साथ किया और उनको फोर्स किया कि वो ये जो है ये जो अलायंस है वो करे। तो इंडियन रूलर्स को ये परमिशन, इस सब्सिडरी अलायंस के तहत अगर कोई भी स्टेट या कोई भी राजा वो इस सब्सिडरी अलायंस के ऊपर साइन करता था, तो उसको अपनी, पहली बात तो कि अपनी जो सेना है, जो फोर्स है, उसको लेने का उसको कोई पावर नहीं था, उसको रखने का उसको पावर नहीं था। दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी, यानी कि उनको कौन प्रोटेक्ट करता था? उनको कंपनी प्रोटेक्ट करती थी। बट उनको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करती थी? उनको प्रोटेक्ट करने का काम कंपनी करती थी। और उसके बदले में, अब कंपनी उनको फ्री में प्रोटेक्ट नहीं करती थी, उसके बदले में राजा को उन्हें क्या करना पड़ता था? पैसा देना पड़ता था। दे हैड टू पे फॉर द सब्सिडरी फोर्सेस that the company was supposed to maintain for the purpose of this protection. If the Indian rulers failed to make the payment, then part of the territory was taken away as a penalty. और अगर मान लीजिए कि कोई राजा, कोई स्टेट का किंग इस पेमेंट को देने में सक्सेस नहीं होता या वो ये पेमेंट नहीं दे पाता था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसकी टेरिटरी को एज ए पेनल्टी अपने कंट्रोल में कर लेती थी। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन रिचर्ड वेलेस्ली वाज गवर्नर जनरल 1798 to 1805 में वो गवर्नर जनरल बना, रिचर्ड वेलेस्ली, तो द नवाब ऑफ अवध वाज फोर्स टू गिव ओवर हाफ ऑफ हिज टेरिटरी टू द कंपनी इन 1801। और अवध के नवाब को लगभग अपने आधा जो राज्य है, आधी जो टेरिटरी है, उसे कंपनी को देना पड़ा। एज ही फेल्ड टू पे फॉर द सब्सिडरी फोर्सेस, क्योंकि वो सब्सिडरी फोर्सेस को पे करने में असफल हो गया, नाकाम हो गया, वो फेल हो गया। हैदराबाद वाज आल्सो फोर्स टू सीट टेरिटरीज ऑन सिमिलर ग्राउंड। इसी तरीके से हैदराबाद का भी बहुत बड़ा एरिया जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कंट्रोल में कर लिया। तो ये था सब्सिडरी अलायंस। तो ये जो सब्सिडरी अलायंस है, ये इंडियन स्टेट्स को अपने कंट्रोल में करने के लिए ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको शुरू किया। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है बच्चों, वो आता है द टीपू सुल्तान, द टाइगर ऑफ मैसूर। टीपू सुल्तान को जो है वो मैसूर का टाइगर बोलते हैं, क्योंकि इसने अंग्रेज़ों के साथ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ काफ़ी ज़्यादा बैटल लड़े, उनकी खिलाफत की, उनके सामने या उनका मुकाबला किया। तो द कंपनी रिसोर्टेड टू डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन व्हेन इट सॉ अ थ्रेट टू इट्स पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट। This can be illustrated with the case of southern Indian state of Mysore. तो कंपनी जो है अपना जो रूल था उसको बढ़ाना चाह रही थी, तो रिजोर्टेड टू डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन व्हेन इट्स अ थ्रेट टू इट्स पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट। दिस कैन बी illustrated with the case of southern Indian state of Mysore. Mysore had grown in strength under the leadership of powerful ruler like हैदर अली। टीपू सुल्तान का फादर था हैदर अली। तो हैदर अली के टाइम पर
ये जो मैसूर का जो किंगडम था ये काफ़ी फेमस हुआ, स्ट्रॉन्ग हुआ एंड इज़ फेमस ऑन टीपू सुल्तान। मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ द मालाबार कोस्ट। मैसूर जो था वो सी कोस्ट के पास में था और वो जो सी कोस्ट था वो मालाबार कोस्ट था। वेयर द कंपनी परचेज पेपर एंड कार्डेमम। तो पेपर और कार्डेमम यानी कि काली मिर्च और लौंग जो है वो कंपनी खरीदती थी, जहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी इसको खरीदती थी और टीपू सुल्तान का वहाँ पर क्या था, रूल था। इन 1785 टीपू सुल्तान स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड, पेपर एंड कार्डेमम थ्रू द पोर्ट्स ऑफ हिज किंगडम। टीपू सुल्तान ने ये जो एक्सपोर्ट होकर जाता था उसको रोक दिया एंड डिस अलाउड लोकल मर्चेंट्स फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी। और जो उसके जो लोकल मर्चेंट थे, ट्रेडर थे, व्यापारी थे, उनको बैन कर दिया कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कोई ट्रेडिंग नहीं करेंगे। He also established a close relationship with the French in India। और उसी समय जो फ्रांस के लोग थे इंडिया में, या फ्रांस की कंपनियां थी, उनके साथ उसने अपनी रिलेशनशिप बढ़ाई एंड मॉडर्नाइज हिज आर्मी विद देयर हेल्प। और उनकी हेल्प से टीपू सुल्तान ने अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज किया, यानी कि उसको नए नए तरीके से हथियार और ये सब चलाना सिखाया। The British were furious. They saw Hyder and Tipu as ambitious, arrogant and dangerous। अब ब्रिटिशर्स को ये लगा कि टीपू और हैदर दोनों ही क्या हैं, अरोगेंट हैं, एम्बिशियस हैं और डेंजरस हैं। रूलर्स हु हैड टू बी कंट्रोल एंड क्रस्ट। 4 wars वर फॉट विथ मैसूर। और अंग्रेज़ों ने 4 लड़ाइयाँ जो है वो टीपू सुल्तान या हैदर अली या कह लें मैसूर के साथ लड़ी। और कब कब लड़ी, 1767 में, 1780 में, 1790 में और 1799 में। ओनली इन द लास्ट बैटल ऑफ श्रीरंगापट्टनम डिड द कंपनी अल्टीमेटली विन अ विक्ट्री। बाकी जो 3 लड़ाइयाँ हुई, इन तीनों लड़ाइयों में कंपनी हार गई, लेकिन लास्ट जो बैटल हुआ, उस लास्ट बैटल जो कि श्रीरंगापट्टनम में हुआ, वहाँ पर वो कंपनी जीत गई। और टीपू सुल्तान जो है वाज किल्ड डिफेंडिंग इस कैपिटल Srirangapatnam। Mysore was placed under the former ruling dynasty of the Wadiyars and subsidiary alliance was imposed on the state। और अल्टीमेटली ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर भी अपनी जो अलायंस थी, सब्सिडरी अलायंस, उसके ऊपर इसको जो है इन्होंने लागू कर दिया। और टीपू सुल्तान की डेथ हो गई लड़ते हुए, और वो काफ़ी उसने जो है अंग्रेज़ों की खिलाफत की। तो इस तरीके से अंग्रेज़ों ने अपना जो रूलिंग एरिया था उसको साउथ इंडिया तक वो ले गए। अवध, बंगाल और हैदराबाद हमने पढ़ाई। और अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की महाराष्ट्र में, यानी कि इधर ग्वालियर, एमपी और जो वेस्टर्न पार्ट है, वहाँ पर मराठों से इनकी किस तरह से लड़ाई हुई, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप इसको अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको इस वीडियो में आई हो, चैप्टर को समझने में आई हो, तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।